चिड़िया बहुत गरीब थी। उसका बाप चलने फिरने के काबिल नहीं था, क्योंकि कुछ अर्सा पहले एक एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगें टूट गई थी। चीनू की माँ कपड़े सिलाई करके घर का निजाम चला रही थी। कपड़े सिलाई करने से भी उसको कुछ खास फायदा नहीं होता था। थोड़े बहुत जो पैसे मिलते थे उससे घर का निजाम चल रहा था, मगर किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था। कुछ ऐसे बाद ही चीनू की माँ भी बहुत बीमार हो जाती है। अब वो भी बिस्तर से नहीं उठ पाती थी। चीनू के दोनों माँ बाप ही बिस्तर पे हो चुके थे। उनके घर में तो अब राशन भी खत्म हो चुका था। चीनू बिटिया, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो मुझे। हाँ चीनू बिटिया, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे भी कुछ खाने को ला दो। माँ, घर में तो सारा राशन खत्म हो गया है, मैं आप लोगों को खाने के लिए क्या दूँ? अरे बिटिया, जा किसी से मांग कर ही कुछ ले आ, भूख से बुरी हालत हो रही है। चीनू बहुत उदास थी। उसने आज तक किसी से कुछ भी नहीं मांगा था। उसे लोगों से खाना मांगते हुए बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन जब वो अपने माँ बाप की हालत देखती है तो वो मजबूर हो जाती है और वो मोहल्ले से कुछ मांगने के लिए चली जाती है। बुलबुल आंटी, मुझे खाने के लिए कुछ दे दे प्लीज, हमारे घर में राशन खत्म हो गया है। माँ और बाबा दोनों बिस्तर पर हैं, दोनों बहुत बीमार हैं और उन्हें बहुत भूख लगी है। अगर आप मुझे कुछ खाने को दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे चीनू, तुझे भी अपनी माँ की तरह मांगने की आदत पड़ गई है। वो भी हर दूसरे दिन कुछ न कुछ मांगने के लिए आ जाया करती थी। हमने कोई तुम्हारा घर चलाने का ठेका तो नहीं उठा रखा। तू मुझसे पहली दफा कुछ मांगने आई है, इस वजह से मैं तुझे खाना दे देती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि तू रोज रोज खाना मांगने आ जाएगी और मैं तुझे दे दूंगी। बुलबुल उसे खाना तो दे देती है, लेकिन साथ में बहुत बेइज्जत भी करती है। चीनू ये सब बातें सुनकर बहुत उदास थी। माँ, बाबा, आप दोनों ही खाना खाइए, मैं काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ। काम ढूंढने के लिए? कौन सा काम ढूंढने के लिए बेटा? माँ, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो भी काम मिला मैं कर लूँगी। मैं रोज रोज किसी से मांग कर नहीं खा सकती। मैं बहुत मेहनत करूँगी, कोई भी काम करके मैं घर का निजाम चला लूँगी, लेकिन ये मांगने वाला काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहकर चीनू बाहर काम ढूंढने के लिए चली जाती है। चंदा आंटी, मुझे आपसे एक काम था। माँ और बाबा दोनों बहुत बीमार हैं और दोनों बिस्तर पर पड़े हैं। अब घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं कोई काम करना चाहती हूँ। क्या आपकी नजर में ऐसा कोई काम है जो मैं कर सकूँ? अरे नहीं बेटा, मेरी नजर में तो ऐसा कोई काम नहीं है। चंदा आंटी, कोई भी काम हो तो मुझे बताइए। आपकी तो गांव के सभी पक्षियों से बहुत दोस्ती है। किसी न किसी को काम वाली की जरूरत तो होगी ना। मैं घर में काम भी कर लूँगी, बस मुझे कोई भी काम मिल जाए। अरे चीनू, इस गरीब गाँव में किसको काम वाली की जरूरत होगी? सभी अपने अपने काम खुद ही करते हैं। बस एक सोना कबूतरी ही है जो गांव में जरा अमीर है, लेकिन उसके घर पर कोई काम वाली नहीं टिकती, क्योंकि वो बहुत ही जुल्म करती है काम वालियों पर। सुना है सोनो कबूतरी ने पिछली काम वाली को इतना मारा था कि उस बेचारी की टांगें ही तोड़ दी थी। तनख्वाह तो वो अच्छी देती है, लेकिन साथ में बहुत ही मारती है काम वालियों को। चंदा आंटी, आप मुझे सोना कबूतरी के पास ले जाएं, मैं उसके घर पे काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे चीनू बेटिया, पागल तो नहीं हो गई? बता तो रही हूँ वो कितनी जालिम है। चंदा आंटी, आप नहीं जानती, भूख के आगे कुछ भी नजर नहीं आता। मुझे बस इस वक्त काम चाहिए ताकि मेरे घर का निजाम चल सके। आप मुझे सोना कबूतरी के पास ले जाएं। चलो ठीक है चीनू, तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें ले जाती हूँ। अरे सोना कबूतरी, तुझे घर पे काम वाली की जरूरत थी ना? ये चीनू चिड़िया है, ये तेरे घर पर काम करना चाहती है। तुम लोग आपस में काम की बातचीत कर लो, मैं चलती हूँ। हाँ चीनू चिड़िया, तुझे कोई काम वाम आता भी है या नहीं? सोनू कबूतरी जी, मैंने पहले कभी काम किया तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत मेहनत करूँगी। आप जो काम कहेंगी मैं फौरन करूँगी। चल ठीक है, तो फिर आज से ही काम पर लग जा। सोनू कबूतरी जी, माफ कीजिएगा, लेकिन आपने तनख्वाह तो बताई ही नहीं मुझे।
अच्छा, बड़ी जल्दी है तुझे तनहा लेने की। बेवकूफ चिड़िया, पहले काम तो करके दिखा मुझे। अगर मुझे तेरा काम पसंद न आया तो मैं तुझे फौरन निकाल दूंगी। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन ले, मुझे काम चोर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तूने अगर ढंग से काम न किया तो तेरा भी वही हासिल करूंगी जो पिछली काम वालियों का किया था। ये बात अच्छी तरह अपने भेजे में बिठा ले। सोनू तो पहली मुलाकात में ही तीनों को डांटना शुरू कर देती है। तीनों सारा दिन मेहनत करके उसके घर का काम खत्म करती है। अरे, इसे सारा काम खत्म करना कहते हैं। बर्तन क्या कोई दिन आकर धोएगा? लेकिन सोनू जी, मैंने झाड़ू लगाने से पहले बर्तन धो दिए थे। अरे, वो तो सुबह के बर्तन थे ना, अभी जो मैंने खाना खाया है वो बर्तन कौन धोएगा? माफ कीजिएगा सोनू कबूतरी, उनका तो मैं भूल ही गई। मैं बस अभी बर्तन धोकर आती हूँ। सोनू जी, मैंने सारे बर्तन भी धो दिए हैं। चल ठीक है, ये कुछ एडवांस पैसे रख ले। तनख्वाह मैं तुझे बहुत अच्छी दिया करूँगी, लेकिन रोज वक्त पर आना करना। जरा सा भी लेट हुई तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और हाँ, काम चोरी मत दिखाना किसी भी काम में। सोनू चीनू को बहुत अच्छी तनख्वाह देने का कहती है। चीनू इस बात पर खुश थी कि सोनू उसको अच्छे पैसे दिया करेगी और उसके घर का निजाम चल जाया करेगा। लेकिन चीनू ये नहीं जानती थी कि सोनू कितनी जालिम है। चीनू घर पर ढेर सारा राशन लेकर जाती है और साथ ही अपने माँ बाप को बताती है कि उसे काम मिल गया है। चीनू जब अपनी माँ को बताती है कि वो सोनू कबूतरी के घर पे काम कर रही है तो उसकी माँ भी परेशान हो जाती है। अरे चीनू बेटा, सोनू कबूतरी तो बहुत जालिम है, तू उसके घर पे काम मत कर, तू कोई और काम ढूंढ ले। माँ, इतनी मुश्किल से तो ये काम मिला है, काम ढूंढना कोई आसान तो नहीं है ना। गाँव में एक सोनू कबूतरी के अलावा किसी के घर पर भी काम वाली नहीं है। नहीं चीनू बिटिया, उसका कोई भरोसा नहीं, वो अपनी काम वालियों पर बहुत जुल्म करती रही है। तू उसके घर पे काम मत कर, तू उसके घर का काम छोड़ दे। चीनू जब अपनी माँ को इतना परेशान होता देखती है तो वो जानबूझकर उससे झूठ बोल देती है ताकि वो उसको काम करने से ना रोके। माँ, आप जानती है सोनू कबूतरी बहुत अच्छी है, लोगों ने तो जानबूझकर ऐसी बातें बना दी है। आप जानती है, उसने मुझसे बहुत प्यार से बात की और वो कह रही थी मैं तुम्हें अपनी बेटियों की तरह ही समझती हूँ। देखिए ना, उसने कितना अच्छा एडवांस भी दे दिया है। आप फिक्र मत करें, लोगों को तो आदत होती है बातें करने की। सोनू कबूतरी इतनी जालिम नहीं है। क्या सच में चीनू बेटी, सोनू कबूतरी ने तुझसे इतना अच्छा बर्ताव किया? अरे हाँ ना माँ, सच कह रही हूँ मैं। ऐसी बातें करके वो अपनी माँ को तसल्ली दे देती है। चीनू ने तो सोनू का रवैया देख लिया था और वो जानती थी कि लोग अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी। इसीलिए चीनू साथ साथ दूसरे काम की भी तलाश में थी। अगले दिन चीनू काम पर चली जाती है। चीनू से एक ग्लास टूट जाता है। ग्लास टूट जाने पर सोनू उसको बहुत मारती पीटती है। सोनू इतनी जालिम थी कि उसको मारने पीटने के बाद भी उससे सारे घर का काम करवाती है। चीनू के सर से बहुत खून बह रहा था, लेकिन वो फिर भी काम करती रहती है। वो जानती थी कि अगर वो काम नहीं करेगी तो सोनू उसको पैसे नहीं देगी। चीनू इतनी बुरी हालत में उसके सारे घर का काम खत्म करती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसकी माँ देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अरे चीनू, ये तेरे सर पर क्या हुआ है? उस सोनू ने तुझे मारा है ना? अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो काम करते हुए मेरा सर टेबल से टकरा गया था। सोनू जी तो मुझे खुद पट्टी करवाने के लिए लेकर गयी। अरे चीनू, ध्यान से काम किया करना, देख तो 2 दिन में तूने अपनी क्या हालत बना ली है। सोनू ने तो आहिस्ता आहिस्ता चीनू को रोज ही मारना शुरू कर दिया था। कभी वो चीनू को देर से आने पर मारती तो कभी बर्तन टूट जाने पर। चीनू तो मजबूरी में ये सारा जुल्म सितम सह रही थी। एक रोज चीनू को एक बहुत अच्छा काम मिल जाता है। चीनू बेटा, तूने मुझसे काम की बात की थी ना? मैंने शहर में अपने एक दोस्त से बात की थी, वहाँ एक बहुत अच्छी नौकरी है, वो लोग रिहाइश भी देंगे, तू अपने माँ बाप को वहाँ साथ रख सकती है, साथ ही वो तनख्वाह भी बहुत अच्छी दे रहे हैं।
चीनू बेटिया, तूने सोनू का बहुत जुल्म बर्दाश्त किया है अपने माँ बाप के लिए। अब तू फौरन इसके घर का काम छोड़कर चली जा। चीनू ये खबर सुनकर बहुत खुश होती है। वो फौरन सोनू के पास जाती है और उससे कहती है, सोनू जी, मुझे एक दूसरी जगह पर काम मिल गया है। मैं आपके घर का काम छोड़ना चाहती हूँ। आप मेरा हिसाब किताब कर दें। कितने दिन के पैसे बन रहे हैं आप वो मुझे दे दें। अच्छा, तो तुझे कहीं और काम मिल गया है? पैसे वैसे तो मैं तुझे नहीं देने वाली, तेरा महीना पूरा नहीं हुआ। सोनू चीनू को उसके पैसे देने से भी इनकार कर देती है। ठीक है सोनू जी, अगर आपने पैसे नहीं देने तो ना दें, लेकिन मैं कल से काम पर नहीं आया करूँगी। ये कहकर चीनू जाने ही लगती है कि सोनू को अचानक से चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाती है। अरे चीनू, चीनू मेरी मदद कर, मुझे अचानक से पता नहीं क्या हो गया है। चीनू, मुझे ऐसे छोड़कर मत जा, मैं मर जाऊंगी। चीनू उसकी इतनी चीखों पुकार देखकर फौरन उसके पास जाती है और चीनू उसको फौरन अस्पताल ले जाती है। अस्पताल जाकर पता चलता है कि सोनू को कैंसर है और वो बस कुछ ही दिन की मेहमान है। चीनू, तू तो बहुत अच्छी है। मैंने तुझ पर कितना जुल्म किया। तूने तो मेरा काम भी छोड़ दिया था, फिर भी तू मुझे बचाने के लिए आ गई। मुझे माफ कर दे चीनू, मुझे तो अपने किए की सजा मिली है। अब तो पता नहीं मैं कितने दिन जिंदा बचूंगी। मुझे माफ कर दे चीनू, मुझे माफ कर दे। चीनू, तू मुझे छोड़कर मत जा। तू तो जानती है मेरे आसपास तो कोई नहीं है और मैंने तो आज तक किसी से अच्छा सलूक भी नहीं किया। मेरे आखिरी वक्त में मुझे अकेला छोड़कर मत जा चीनू। सोनू को इस हालत में देखकर चीनू को बहुत तरस आता है। वो शहर जाने का इरादा कैंसिल कर देती है। और चीनू बिटिया, तू इस जालिम सोनू के लिए यहाँ रुक रही है। तेरी इतनी अच्छी नौकरी हो गई थी शहर में, तो शहर क्यों नहीं जा रही? मरने दे इस सोनू को, इसने कौन सा आज तक किसी से कोई भलाई की है। तेरी भी देख इसने क्या हालत बना दी, कितना जुल्म किया इसने तुझ पर। अरे बबलू चचा, मुझसे ये नहीं होगा। मैं किसी को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकती। सोनू जी की मदद करने को आज कोई भी तैयार नहीं हो रहा। मैं उनको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। चीनू सारे जुल्मों से तंग भुलाकर सोनू के पास उठ जाती है। सोनू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सोनू मरने से पहले अपनी सारी जायदाद चीनू के नाम कर देती है। चीनू बेटा, मेरी तो सगी औलाद भी मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन तूने पराई होकर मेरी बहुत हिम्मत की है। चीनू बेटा, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया, इसके बावजूद तूने मेरा इतना साथ दिया है। मैं अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर रही हूँ। बस चीनू बेटा, तू मुझे माफ कर दे। नहीं सोनू जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया है। आपको बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर में सोनू दम तोड़ जाती है। सोनू बहुत अमीर थी, उसकी बहुत जमीन और बहुत जायदाद थी। वो सब कुछ चीनू के नाम कर गई थी। इस तरह चीनू की गरीबी भी दूर हो जाती है और चीनू को उसके अच्छे कर्मों का फल भी मिल जाता है। दौलतपुर गांव में रूबी नाम की एक दर्जन रहती थी। रूबी बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती थी। दौलतपुर के रहने वाले सभी लोग रूबी से ही कपड़े सिलाई करवाया करते थे। रूबी की 2 बेटियां थी। चीनू अभी बहुत छोटी थी और बबली स्कूल जाया करती थी। रूबी के शोहर की कुछ महीनों पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। रूबी दिन रात मेहनत करके कपड़े सिलाई करती थी, लेकिन उस बेचारी को इतनी मेहनत का कोई खास फायदा नहीं होता था, क्योंकि हर महीने के आखिर पर रूबी को एक बड़ी रकम सेठ तिवारी लाल को देनी होती थी। सेठ तिवारी लाल बहुत जालिम था। वो लोगों की जमीनों पर नाजायज कब्जे किया करता था और लोगों को कर्जे देकर उनसे डबल कीमत वापस लिया करता था। रूबी के शोहर ने भी सेठ तिवारी लाल से कुछ कर्ज लिया था। उसी कर्ज को चुकाने के लिए रूबी हर महीने के आखिर पर सेठ तिवारी लाल को पैसे दिया करती थी। मम्मा, ये सेठ तिवारी लाल का कर्जा कब चुकेगा? आप दिन रात मेहनत करके कपड़े सिलाई करती हैं, लेकिन आपको अपनी सारी जमा पूंजी सेठ तिवारी लाल को देनी पड़ती है। आखिर पप्पा ने कितना कर्ज ले लिया था इससे, जो अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा।
बबली बेटा, असल में कर्ज तो खत्म हो चुका है, लेकिन ये सेठ तिवारी बहुत जालिम है। ये रोज रोज कर्ज की रकम को बढ़ा देता है। मैं जितने भी पैसे चुका लूं, लेकिन इसका कर्ज तो कभी नहीं उतरेगा। और अगर इसे पैसे देने से मना किया तो ये हम लोगों को तंग करेगा, शायद हमें घर से भी निकाल दे, क्योंकि तुम्हारे पापा ने ये घर उसके पास गिरवी रखा था और उसके पास कागजात मौजूद हैं। कर्ज की रकम तो अदा हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी यही कहता है कि कर्ज बाकी है। मम्मा, आप एक दफा उससे बात करके तो देखें। अगर सेठ तिवारी मान गया और उसने घर के कागजात वापस कर दिए तो हम ये पैसे जमा करके यहाँ से कहीं दूर जाकर घर बना लेंगे। अरे बेटा, ये इतना आसान नहीं है। तुम सेठ तिवारी लाल को नहीं जानती। वो तो गांव में जिसकी चाहता है जमीन छीन लेता है और जिससे चाहता है पैसे निकलवा लेता है। हमारा तो फिर भी घर गिरवी है उसके पास। लेकिन मम्मा, कोशिश करने में क्या हर्ज है? आप एक दफा बात करके तो देखें। चलो ठीक है बबली बेटा, इस बार वो आएगा तो मैं उससे बात करूंगी कि कर्ज की रकम अदा हो चुकी है। अब हमें हमारे घर के कागजात वापस कर दे। महीने के आखिर पे जब सेठ तिवारी लाल पैसे लेने के लिए आता है तो रूबी उससे बात करती है। सेठ साहब, आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो, क्या बात है? सेठ साहब, मैं कहना चाहती थी कि कर्ज की रकम तो अदा हो चुकी है। अब आप हमें हमारे घर के कागजात वापस कर दीजिए। अच्छा, तो तुम्हें घर के कागजात चाहिए? तुम जानती भी हो तुम्हारे शोहर ने कितना बड़ा कर्जा लिया था मुझसे। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें इस घर में रहने दे रहा हूँ। दोबारा अगर ऐसी बात की तो तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को इस घर से निकाल दूंगा, और ऐसा निकालूंगा कि पूरे गांव में कहीं तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे घर के कागजात ले सको। ये कहकर सेठ तिवारी लाल वहाँ से चला जाता है। रूबी बेटा, देखा ना तुमने, सेठ तिवारी लाल कभी भी नहीं मानने वाला। वो पैसों का बहुत लालची है। पता नहीं कितना अरसा ये मुशक्कत काटनी पड़ेगी मुझे। इसी तरह रूबी कपड़े सिलाई कर कर के गुजारा कर रही थी। एक रोज रूबी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। रूबी इतनी बीमार थी कि वो बिस्तर पर पड़ गई। अब उससे सारा दिन बैठकर कपड़े सिलाई नहीं करने होते थे। रूबी बहुत परेशान थी कि महीने के आखिर पर मैं सेठ तिवारी को क्या दूंगी। इस महीने तो उससे कोई कपड़े सिलाई नहीं करने हुए थे। बबली बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। बीमारी की वजह से मैं अब कपड़े सिलाई नहीं कर सकती। महीने के आखिर पर मैं सेठ तिवारी लाल को क्या दूंगी? अगर उसको पैसे ना दिए तो वो हमारा घर छीन लेगा, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? मम्मा, आप परेशान मत हो। आप मुझे बताइए कैसे कपड़े सिलाई करते हैं, मैं कपड़े सिलाई किया करूँगी। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी तो पढ़ने लिखने की उम्र है। इस उम्र में तुमसे मैं कपड़े थोड़ी सिलाई करवाऊंगी। मम्मा, इसके अलावा क्या चारा है? हम लोग क्या कर सकते हैं? मम्मा, आप फिक्र मत करें, आप मुझे तरीका बताइए। मैं दिन रात मेहनत करके कुछ दिन में ही कपड़े सिलाई करना सीख लूंगी। रूबी ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी। वो बबली को कपड़े सिलाई करना सिखा देती है, लेकिन ये अभी इतना नहीं सीखी थी कि वो महीने में बहुत सारे कपड़े सिलाई कर सके। जब सेठ तिवारी लाल पैसे लेने के लिए आता है तो इस बार पैसे कम होते हैं। अरे, ये तुम लोगों ने मुझे पैसे कम क्यों दिए हैं? सेठ जी, माँ की तबीयत बहुत खराब है। माँ से अब कपड़े सिलाई नहीं करने होते। मैं कपड़े सिलाई करना सीख रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं ट्रेन हो जाऊंगी और माँ की तरह मैं भी बहुत सारे कपड़े सिलाई कर लिया करूँगी। अगले महीने से आपको पूरे पैसे दे दिया करेंगी। अरे, तुम्हारी माँ को तो नाटक करने की आदत है। अब ये इसने नया बहाना ढूंढा है पैसे कम देने का। अपनी माँ को अच्छी तरह बता दो, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। अगली बार पैसे कम मिले तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। सेठ तिवारी लाल तो उनकी कोई भी मजबूरी समझने को तैयार नहीं था। रूबी की सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। बबली बेटा, मेरी सेहत तो बहुत खराब होती जा रही है। बबली बेटा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतनी सी उम्र में कपड़े सिलाई करने पर लगा दिया। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं तो चाहती थी तुम दोनों बहनें बहुत पढ़ो लिखो। अरे माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं?
आपने जानबूझकर मुझे काम पर थोड़ी लगाया है। आप ऐसी बातें मत किया करें। मम्मा आप उठिए, मेरे साथ चले, मैं आपको अस्पताल लेकर जाती हूँ। अरे नहीं बेटा, अस्पताल में अलग खर्चा हो जाएगा। पहले ही मेरी बच्ची कपड़े सिलाई कर करके कर्ज उतार रही है। बेटा बस मेरी एक बात याद रखना, अब तुम बहनें ही एक दूसरे का सहारा हो। बेटा तुम बड़ी हो, चीनू का बहुत ख्याल रखना और मेहनत से कभी भी मत घबराना। बेटा चीनू का बहुत ख्याल रखना, चीनू का बहुत ख्याल रखना। ऐसे कहते कहते रूबी की मौत हो जाती है। मम्मा मम्मा आंखें खोले। मम्मा मम्मा आपको क्या हो गया? मम्मा आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती मम्मा। रूबी के मरने के बाद भी बबली अपनी मेहनत जारी रखती है। बबली भी अपनी माँ की तरह दिन रात मेहनत करके कपड़े सिलाई करती थी। मामूल के मुताबिक शेख तिवारी लाल महीने के आखिर पर उनसे पैसे लेने के लिए चला जाता था। बस इसी तरह उनकी जिंदगी गुजर रही थी। अब कुछ ऐसा गुजर चुका था। चीनू अब बड़ी हो चुकी थी। बबली ने चीनू को स्कूल में दाखिल करवा दिया था। चीनू पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन चीनू गुस्से की तरह तेज थी और वो अपनी बबली बाजी से बहुत प्यार करती थी। कोई भी अगर बबली को आकर कुछ कहता तो चीनू गुस्सा हो जाती। अरे बबली ये कैसे कपड़े सिलाई करके दिए हैं तुमने मुझे? तुमने तो मेरे सारे के सारे कपड़े ही खराब कर दिए। जानती हो कितना महंगा सूट था मेरा जो तुमने खराब कर दिया। अरे आंटी आपने तो जो नाप दिया था मैंने उसके मुताबिक ही कपड़े सिलाई किए हैं। अरे झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने ऐसा नाप थोड़ी दिया था, तुमने खुद ही कपड़े खराब कर दिए हैं मेरे। अब मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन से ऐसी बात करने की? अभी से अभी बबली से माफी मांगो। अरे तुम बबली की बहन हो ना, कितनी बदतमीज हो तुम तो। हाँ ठीक है, बदतमीज समझना है तो समझो। मेरी बहन इतनी मेहनत से कपड़े सिलाई करती है और तुम उसको पैसे दिए बिना ही जा रही हो, ऊपर से उसको बातें सुना रही हो। अभी से अभी मेरी बहन को उसके पैसे दो और साथ ही माफी भी मांगो, वरना आज तुम्हारी लाश जाएगी यहाँ से। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हें मारकर जेल भी चली गई तो मुझे कोई फिक्र नहीं। अरे चीनू तुम क्यों बदतमीजी कर रही हो? जाने दो उनको। अरे नहीं बाजी, ऐसे कैसे जाने दूं? ये अभी के अभी तुम्हें पैसे भी देंगी और तुमसे माफी भी मांगेगी। चीनू का गुस्सा देखकर वो फौरन बबली से माफी मांगती है और उसके कपड़ों की सिलाई भी दे देती है। चीनू ये क्या किया तुमने? तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, तुमने बहुत बदतमीजी की और कुछ नहीं तो उनके बड़े होने का ही लिहाज कर लेना था। अरे बाजी तुम्हें इस जमाने की समझ नहीं है, इन दुनिया वालों के साथ ऐसे ही चलना पड़ता है। अगर तुम भी अपने हक के लिए बोलना नहीं शुरू करोगी तो ये दुनिया वाले इसी तरह खा जाएंगे तुम्हें। उफ चीनू तुम्हें कौन समझाए, तुम्हें तो किसी बात की समझ नहीं आती। इसी तरह चीनू जरा गर्म मिजाज की थी, वो कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करती थी, इसीलिए बबली उसे शेख तिवारी लाल से दूर ही रखती थी। जब भी शेख तिवारी लाल पैसे लेने के लिए आता तो बबली चीनू को कमरे में बंद कर देती। चीनू को अपनी बहन का बहुत एहसास था। वो कितनी दफा कह चुकी थी कि मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े सिलाई करना शुरू कर देती हूँ। बबली बाजी मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि मैं भी आपके साथ कपड़े सिलाई करना शुरू कर देती हूँ ताकि आपको भी कुछ आराम मिले। सुबह शाम आप कपड़े ही सिलाई करती रहती है। खबरदार चीनू, आइंदा ऐसी बात की तो तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। सिर्फ घर का निजाम चल रहा है ना, मैं कपड़े सिलाई कर लेती हूँ, तुम्हें क्या जरूरत है कपड़े सिलाई करने की? बबली बहुत मेहनत करके अपनी बहन को पढ़ा लिखा रही थी। एक रोज शेख तिवारी लाल मामूल के मुताबिक पैसे लेने के लिए आता है। शेख तिवारी लाल को पता चल चुका था कि बबली का काम अच्छा चल रहा है, इसलिए वो बबली से कहता है कि वो अगले महीने से डबल पैसे दिया करेगी। अरे बबली, अगले महीने से डबल पैसे दिया करना, अब हमारा भी इतने पैसों में गुजारा नहीं होता। लेकिन सेठ जी, पहले ही इतनी मुश्किल से मैं ये पैसे जमा कर पाती हूँ, इससे डबल पैसे मैं कैसे जमा किया करूँगी? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन अगले महीने से मुझे डबल पैसे ही चाहिए, ये बात कान खोल के सुन लो।
इस बार चीनू के कमरे का दरवाजा खुला रह गया था। चीनू जब ये सब बातें सुनती है तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे सेठ तिवारी लाल, तुझे जरा शर्म नहीं आती? पहले तो इस कर्ज के चक्कर में मेरे माँ बाप को खा गया, और अब तो क्या चाहता है कि मेरी बहन भी इसी तरह घुट घुट के मर जाए। मेरी बहन पहले ही दिन रात मेहनत करके तुझे ये पैसे खिला रही है। अरे तेरी इतनी हिम्मत, मेरे आगे जुबान चलाती है? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, अभी बताता हूँ मैं तुम लोगों को। सेठ तिवारी से पहली दफा किसी ने ऐसे बात की थी, वो बहुत गुस्से में आ जाता है। सेठ तिवारी उन दोनों बहनों को घर से बाहर निकाल देता है। अरे सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, हम लोग कहाँ जाएंगी? ये तो तुम लोगों को जुबान चलाने से पहले सोचना चाहिए था। निकल जाओ यहाँ से, शुक्र मनाओ तुम लोगों की जान बख्श दी है मैंने। सेठ जी, मुझे कम से कम सिलाई मशीन तो लेने दे, मैं उसके बगैर कैसे गुजारा करूँगी अपना। अच्छा, तुझे सिलाई मशीन देकर भेजूं? मैं तुम्हें क्या रुखसत करके यहाँ से भेज रहा हूँ? चलो निकल जाओ यहाँ से, एक चीज भी नहीं लेने दूंगा घर में से। अरे बबली बाजी, किसके मुँह लग रही हो? छोड़ो इसको, रहने दो। तुम्हारी बहन की बहुत जुबान चलती है, आइंदा तुम लोग इस गाँव में भी मुझे नजर आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों बहनें गाँव छोड़कर चली जाती हैं। चीनू, ये तुमने क्या किया? अब हम लोग कहाँ जाएंगी? बबली बाजी, दुनिया बहुत बड़ी है, अच्छा ही हुआ ना उस सेठ तिवारी लाल से जान छूट गई हमारी। ये देखो बबली बाजी, घर से निकलते हुए मैं सुई धागा उठा लाई थी। इस सुई धागे से हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अरे चीनू, एक सुई धागे से क्या होगा? बबली बाजी, जब इरादे मजबूत हो तो एक सुई धागा ही काफी हो जाता है। जब वो दोनों चाय वाले के घर जाती हैं तो उन्हें एक सिलाई मशीन पड़ी हुई नजर आती है। आंटी, ये सिलाई मशीन किसकी है? क्या इसे कोई इस्तेमाल करता है? अरे नहीं बेटा, ये सिलाई मशीन तो कितने अरसे से ऐसे ही पड़ी हुई है, मैं तो बाहर से कपड़े सिलवा लेती हूँ। आंटी, अगर आपकी इजाजत हो तो हम ये सिलाई मशीन इस्तेमाल करके अपना गुजारा कर सकती हैं। अरे हाँ हाँ बेटा, जरूर इस्तेमाल कर लो, मेरे तो किसी काम की नहीं है ये। चीनू और बबली उस सिलाई मशीन को इस्तेमाल में ले आती हैं, कपड़े सिलाई करवाना शुरू कर देते हैं। उनका कपड़े सिलाई करने का काम बहुत अच्छा चल गया था। बबली चीनू को दोबारा से स्कूल में दाखिल करवा देती है। अब बबली जो भी पैसे जमा कर रही थी वो उसके पास ही रहते थे, उसे किसी सेठ तिवारी लाल को नहीं देने पड़ते थे। आहिस्ता आहिस्ता पैसे जोड़कर बबली अपना घर बना लेती है। अंकल, आपने हमारा बहुत साथ दिया है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? अरे नहीं बेटा, ये तो मेरा फर्ज था, तुम लोग मजबूर थी। अंकल आंटी, आप लोग भी हमारे साथ चलिए ना, हमारे नए घर में आप लोग भी हमारे साथ रहिए। अरे नहीं बेटा, हम लोग तुम्हारे पास आते जाते रहेंगे, अपना घर भी तो हमने आबाद रखना है ना। तुम लोग खैरियत से जाओ और हमेशा खुश रहना, हम लोग तुमसे मिलने के लिए आते जाते रहा करेंगे। चीनू और बबली के पास अब अपना घर भी था। बबली से लोग मुँह मांगे दामों में कपड़े सिलवाया करते थे। चीनू पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। चीनू पढ़ लिखकर वकील बन जाती है, वो शहर की सबसे अच्छी वकील थी। अब चीनू का शुमार शहर के बड़े लोगों में होता था। बबली बाजी, अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने सारी जिंदगी मेरा बहुत ख्याल किया है, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। अरे चीनू, ये तो मेरा फर्ज था, तेरे सिवा मेरा है ही कौन? बबली बाजी, मैंने सेठ तिवारी लाल पर केस किया है, सेठ तिवारी लाल के जुल्मों का उसको बदला जरूर मिलना चाहिए। अरे चीनू, ये तू क्या कह रही है? तू क्यों दोबारा सेठ तिवारी से उलझ रही है? अरे बबली बाजी, कैसी बातें कर रही हो? अब हम वो पहले वाली मजबूर चीनू और बबली नहीं है, मैं शहर की सबसे अच्छी वकील हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात है मेरे। गाँव वालों की जमीनों पर तो अभी भी सेठ तिवारी लाल कब्जा कर लेता होगा। तुम जानती नहीं हो वो कितना जालिम है, कितना जुल्म किया है उसने सब गाँव वालों पर। तुम बस दुआ करो कि हम ये केस जीत जाएं, कि सेठ तिवारी लाल सुलाहों के पीछे होगा। चीनू सेठ तिवारी लाल को जेल में भेजने के लिए बहुत मेहनत करती है। कुछ अर्से के बाद वो केस जीत जाती है और सेठ तिवारी लाल को जेल हो जाती है। पुलिस सेठ तिवारी लाल को पकड़कर ले जाती है
और बाकी की जिंदगी से तिवारी लाल सुलाहों के पीछे गुजारता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती और अगर किसी काम को करने की लगन हो तो फिर एक सुई धागा भी काफी हो जाता है। दौलतपुर गांव में राजू अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। राजू एक बेकरी पर काम किया करता था, जहाँ से उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, जिससे वो अपने घर का गुजारा कर रहा था। राजू अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। राजू की बीवी रूबी बहुत अच्छी थी। रूबी, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें इस गरीबी के अलावा कभी कुछ नहीं दिया, ना कभी अच्छे कपड़े दिलाए, ना ही कभी तोहफा दिया, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ। तुम तो जानती हो मैंने कितनी कोशिश की कोई अच्छा कारोबार करने की, लेकिन गांव में कोई कारोबार चलता ही नहीं है और किसी बड़े कारोबार के लिए बड़ी रकम चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। अरे राजू जी, आप कैसी बातें करती हैं? मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। आप तो मेरा और चीनू का कितना ख्याल रखते हैं। क्या हमारे लिए ये काफी नहीं है? अगर किस्मत में हुआ तो पैसा भी आ जाएगा। आप ऐसी बातें सोच सोच के परेशान मत हुआ करें। इतने में राजू की बेटी चीनू आकर उससे कहती है, पप्पा पप्पा, मुझे भी स्कूल में दाखिल करवाए ना, मेरी सारी दोस्तें स्कूल जाती हैं। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, आप मुझे भी स्कूल में दाखिल करवा देना। ठीक है चीनू बेटा, मैं तुम्हें स्कूल में दाखिल करवा देता हूँ। अरे, आपने चीनू से क्यों कह दिया कि आप उसे स्कूल में दाखिल करवाएंगे? चीनू को स्कूल में दाखिल करवाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। यूनिफॉर्म, किताबें, बैग, स्कूल की फीस, ये सब कहाँ से पूरा करेंगी आप? वो सब तो ठीक है रूबी, लेकिन तालीम तो बहुत जरूरी है ना। हम चीनू को इस तरह घर पर बिठा कर तो नहीं रख सकते ना। तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूँगा। राजू जिस दुकान पर काम करता था वो उसके मालिक के पास जाता है। मालिक, मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ कहो राजू, क्या काम था तुमको? मालिक, दरअसल मैंने अपनी बेटी को स्कूल में दाखिल करवाना है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे कुछ कर्ज दे दें तो मैं उसको स्कूल में दाखिल करवा दूँ। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। चलो ठीक है राजू, मैं तुम्हें कर्ज दे देता हूँ। दुकान का मालिक उसे कुछ कर्ज दे देता है, जिससे वो चीनू को स्कूल में दाखिल करवा देता है। चीनू स्कूल में दाखिला लेने पर बहुत खुश थी। मम्मा, मैं भी अब गाँव के दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाया करूँगी। मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मेरी बेटी, तू भी स्कूल जाया करेगी, बस मन लगा के पढ़ाई करना। हाँ मम्मा, आप फिक्र मत करें, मैं मन लगा के पढ़ाई करूँगी। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी कभी। अभी वो ये बातें कर ही रही थी कि चीनू को अचानक से चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाती है। रूबी और राजू फौरन चीनू को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल जाकर पता चलता है कि चीनू को कैंसर है। अरे राजू भैया, आपकी बेटी को तो कैंसर है, आपको फौरन इसका इलाज करवाना होगा, वरना इसकी हालत बहुत बिगड़ जाएगी और हमारे लिए जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अरे डॉक्टर साहब, तो जल्दी इलाज कीजिए ना मेरी बेटी का। राजू भैया, कैंसर का इलाज इतना आसान नहीं है, आप पहले फीस जमा करवा दें, फिर हम इसका इलाज शुरू कर देंगे। चीनू के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। राजू के पास तो 1 रुपया तक नहीं था। राजू भागा भागा फिर अपने मालिक के पास जाता है। मालिक, मेरी बेटी बहुत बीमार है, क्या आप मुझे कुछ कर्ज दे सकते हैं? अरे राजू, मैं तुम्हें रोज रोज इतना कर्ज नहीं दे सकता। अभी कल ही तो तुम मुझसे पैसे लेकर गए हो और जितनी बड़ी रकम तुम मांग रहे हो, इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। तुम तो जानते हो मैं भी बीवी बच्चों वाला हूँ, जितने पैसे लेकर जाऊँ खर्च हो जाते हैं। अरे मालिक, मेरी बेटी को बचा लें, उसका फौरन इलाज शुरू ना किया तो वो मर जाएगी। अच्छा राजू, तुम ऐसा करो, सेठ तिवारी लाल के पास चले जाओ, वो गांव का सबसे अमीर पक्षी है, उसके पास बहुत पैसा है, शायद वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। राजू सेठ तिवारी लाल के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे कर्ज दे दीजिए, मेरी बच्ची की जान मुश्किल में है। अरे मैंने इतना पैसा लोगों में बांटने के लिए थोड़ी जमा किया है, तुम्हें क्या लगा तुम पैसे मांगने आओगे और मैं तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा?
सेठ तिवारी लाल बहुत मगरूर और जालिम था। वो गांव का सबसे अमीर पक्षी था। इसके बावजूद वो राजू को पैसे नहीं देता। राजू मायूस होकर घर लौट आता है। रूबी, कर्ज तो कहीं से नहीं मिला, अब हम अपनी बच्ची का इलाज कैसे करवाएंगी? राजू जी, आप मेरी ये सोने की अंगूठी दे जाएं। अरे रूबी, इस सोने की अंगूठी से भी इलाज के पैसे पूरे नहीं होंगे। चीनू के इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए। इतने में रूबी के जहन में एक बात आती है और वो फौरन राजू से कहती है, राजू जी, आपको पता है मेरी भाभी डोनट्स का बिजनेस करके इतने पैसे कमा रही है। भैया के बनने के बाद भाभी ने ही घर का निजाम चलाया हुआ है। भाभी बहुत अच्छे डोनट्स बनाती हैं। उन्होंने मुझे भी डोनट्स बनाने सिखाए थे। आप ऐसा करें, इस अंगूठी को बेचकर जो पैसे मिलते हैं उनसे डोनट्स बनाने का सामान ले आएं। आप अपने मालिक से बात कर लें, वो अपनी दुकान पर हमारे डोनट्स बेच दिया करेगा। लेकिन रूबी, क्या तुम्हें लगता है कि गांव में डोनट्स बिका भी करेंगे? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। आप खुद ही बताएं, इसके अलावा कोई चारा है हमारे पास? राजू रूबी को डोनट्स बनाने का सामान ला देता है और रूबी डोनट्स बनाना शुरू कर देती है। राजू का मालिक मान जाता है। राजू रोज डोनट्स बेकरी पर ले आया करता था। रूबी के बनाए हुए डोनट्स इतने मजेदार थे कि बेकरी पर सबसे ज्यादा डोनट्स ही बिक रहे थे। राजू के मालिक को भी डोनट्स की वजह से बहुत फायदा हो रहा था। उसकी सेल में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा था। कुछ ही दिन में राजू और रूबी के पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। वो अस्पताल में पैसे जमा करवा के चीनू का इलाज शुरू करवा देते हैं। साथ ही वो अपनी मेहनत जारी रखते हैं। रूबी के डोनट्स गांव में इतने मशहूर हो गए थे कि रूबी के घर पर भी लोग डोनट्स लेने के लिए आ जाया करते थे। सिर्फ कुछ ही ऐसे में वो अपनी डोनट्स की दुकान बना लेती है। अब रूबी के डोनट्स सिर्फ गांव तक ही नहीं बल्कि दूर दूर तक मशहूर हो चुके थे। दूर दूर से लोग ये डोनट्स खाने के लिए आया करते थे। राजू और रूबी के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया था। सेठ तिवारी लाल को जब पता चलता है कि राजू और रूबी दिनों में अमीर होते चले जा रहे हैं तो उसे फिक्र होने लगती है। अरे गांव में सब लोग मेरे पैसे की वजह से ही तो मेरी इज्जत करते हैं। अगर ये राजू और रूबी मुझसे ज्यादा अमीर हो गए तो मुझे तो कोई माने। लेकिन सेठ तिवारी को उसकी बुरी नीयत की सजा मिल जाती है। जो ही वो घर लौटता है उसके पूरे घर को आग लगी हुई थी। सेठ तिवारी लाल अपना सारा पैसा घर पर ही रखता था। आग लगने की वजह से उसका सारा पैसा जलकर राख हो जाता है और साथ ही उसके बीवी बच्चे भी उस आग की लपेट में आ जाते हैं। सेठ तिवारी के पास तो कुछ भी नहीं बचा था। ये बात तो किसी को पता भी नहीं चल पाती कि सेठ तिवारी लाल के घर पे आग कैसे लगी थी। सेठ तिवारी लाल तो एक दिन में ही सड़क पर आ जाता है। राजू और रूबी को जब ये सब पता चलता है तो वो फौरन सेठ तिवारी लाल की मदद को पहुंच जाते हैं। सेठ जी, ये पैसे रख लीजिए, हमें पता चला है कि आपका सारा पैसा जल गया है। राजू का अच्छा रवैया देखकर सेठ तिवारी लाल बहुत शर्मिंदा होता है। राजू, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी बुरी नीयत का नतीजा है। असल में उसी रात मैं तुम्हारी दुकान को आग लगाने के लिए गया था, लेकिन वापस लौटने तक तो मेरा पूरा घर जलकर राख हो चुका था। सेठ जी, बुरे कामों का बुरा नतीजा ही होता है। मेरी दुकान को तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपको आपके किए की सजा मिल चुकी है, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। ये पैसे आप रख लीजिए, इस वक्त आपको इनकी जरूरत है। कुछ ऐसे में राजू की बेटी चीनू बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही उनका डोनट्स का कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद से उनकी जिंदगी हमेशा बहुत खुशहाल गुजरती है।